सो नारुतो में बहुत सारी केके गेनकाइज एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल शारिंगान, ब्याकुगान, वुड रिलीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इतनी सारी अलग अलग केके गेनकाइज की वजह से ही नारुतो एनिमे इतना ज्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड इसलिए आज मैं इस वीडियो में नारुतो एनिमे की हर एक केके गेनकाई को रैंक एंड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट हाँ, रैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हाँ प्लीज वीडियो को हाइप भी कर देना। पता नहीं भाई, एक तो यूट्यूब वाले पता नहीं कौन से नशे करते रहते हैं, अब हर वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर के साथ साथ हाइप भी बोलना पड़ेगा। बट एनीवेज टॉपिक से ज्यादा नहीं भटकते हैं एंड केके गेनकाइज के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सो केके गेनकाइज की रैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि केके गेनकाइज बेसिकली होती क्या है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, मेरे हिसाब से केके गेनकाइज पूरे नारुतो एनिमे का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। एज केके गेनकाइज की वजह से ही हमें नारुतो में इतनी सारी अलग अलग क्रेजी एबिलिटीज देखने को मिलती हैं। नारुतो में जितने भी नॉर्मल निंजास होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की नेचर चाक्रा को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेमारी, जो कि सिर्फ और सिर्फ विंड रिलीज को ही यूज कर सकती है। दूसरी तरफ केके गेनकाइज बेसिकली ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि दो अलग अलग तरह के चाक्रास को मिक्स करने पर मिलती है। चिंता मत करो, ये भी एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं हमारे फर्स्ट होकागे श्री 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 हाशिरामा सेंजू के बारे में तो पता ही होगा। हाशिरामा की मेन एबिलिटी है वुड रिलीज, जिसे वो वाटर एंड अर्थ रिलीज को एक साथ यूज करके ऑब्टेन कर पाता है। एंड इसी तरह ही बाकी सारी केके गेनकाइज भी वर्क करती हैं, दो अलग तरह के चाक्रा नेचर्स को मिक्स करके। सो अब तुम्हें फाइनली समझ में आ चुका है कि केके गेनकाइज क्या होती हैं एंड वो कैसे वर्क करती हैं। बट स्टिल रैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बात और सुन लो, नारुतो में बहुत सारी केके गेनकाइज हैं। उनमें से कुछ मांगा कैनन है, कुछ एनिमे ओनली एंड कुछ केके गेनकाइज हमें सिर्फ और सिर्फ नारुतो के फिलर एपिसोड्स या फिर मूवीज वगैरह में ही दिखाई गई हैं। एंड मैंने अपनी जितनी रिसर्च की है, मैंने हमेशा देखा है कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स हमेशा मांगा कैनन केके गेनकाइज को कंसीडर करते हैं। बट एज मैंने तुमसे ये कहा है कि मैं सारी केके गेनकाइज को रैंक करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। उसके लिए तुम्हारी क्रश ही काफी है। एनीवेज इसका मतलब ये है कि आज यहाँ पर कैनन, फिलर, मूवीज ओनली कुछ नहीं देखा जाएगा। सारी की सारी केके गेनकाइज रैंक होंगी सिवाय डोजुत्सु के। एंड अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई डोजुत्सुस भी तो केके गेनकाई होती हैं, तो फिर मैं उन्हें यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा हूँ। वेल, डोजुत्सु के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो कि खुद अपने आप में बहुत ज्यादा लंबी होगी। ऑल्सो मैंने थोड़ी बहुत उस वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिख ली है, इसलिए डोजुत्सु को यहाँ पर इंक्लूड करना सेंस नहीं बना पाएगा बेसिकली। इसलिए तुम्हें इस वाली रैंकिंग में शारिंगान एंड ब्याकुगान नहीं दिखेंगे। सो ये सब क्लियर करने के बाद फाइनली अब केके गेनकाइज की रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है डार्क रिलीज, जिसे नारुतो की मूवी विल ऑफ फायर में हिरोकू ने यूज किया था। डार्क रिलीज का यूज करके हिरोकू अपने ओपोनेंट का चाक्रा अब्सॉर्ब कर सकता था एंड फिर उसी चाक्रा को अपने फायदे एंड बेसिकली अपने अपोनेंट के अगेंस्ट ही यूज कर सकता था। डार्क रिलीज एक ऐसी केके गेनकाई थी जो कि निंजास को बर्ड से ही मिलती है, काइंड ऑफ शारिंगान एंड ब्याकुगान की तरह। बट मूवी में हिरोकू ने डार्क रिलीज को काइमेरा टेक्निक का यूज करके ऑब्टेन किया था। एंड भाई काइमेरा टेक्निक भी अपने आप में ब्रोकन है। एस काइमेरा टेक्निक का यूज करके तुम लिटरली किसी भी बंदे की केके गेनकाई को चुरा सकते हो। बट टॉपिक से ज्यादा नहीं भटकते हैं एंड डार्क रिलीज के ऊपर ही फोकस करते हैं। सो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी एंड मेरे को इंटरनेट पर कहीं भी पता नहीं चला कि डार्क रिलीज किन दो चाक्रा नेचर्स का मिक्सचर है। बट अगर मैं गेस करूं तो उन दोनों चाक्रा रिलीजेस में से एक तो यिन रिलीज पक्का होगा। एनीवेज ये डार्क रिलीज ऑलमोस्ट मोमोशिकी के रिनिगान्स की तरह वर्क करती है। बट ऑफ कोर्स भाई वो एलियन एक ओत्सुसुकी था एंड उसके हाथ में लिटरली रिनेगान्स थे, सो डार्क रिलीज उसके आसपास भी नहीं है। सो एट लास्ट ये समझ लेते हैं कि डार्क रिलीज काम कैसे करती है। हिरोकू के लेफ्ट हाथ पर दो डायमंड्स थे, जिनमें से ऊपर वाले डायमंड से वो चाक्रा को अब्सॉर्ब कर सकता था एंड नीचे वाले डायमंड से वो उसी चाक्रा को यूज करके अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता था। इससे हिरोकू को एबिलिटी मिल जाती है कि वो हर तरह के नेचर रिलीज को यूज कर सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर सास्के ने हिरोकू के ऊपर कोई भी निंजुत्सु वाला अटैक किया तो हिरोकू उस अटैक को एब्सॉर्ब करके उसके ऊपर लाइटनिंग स्टाइल वाले jutsu से अटैक कर सकता है। अब तुम पूछोगे कि सिर्फ लाइटनिंग स्टाइल वाले jutsu से ही क्यों? वेल, क्योंकि सास्के की की एलिमेंटरी रिलीज लाइटनिंग रिलीज है। ये सब सुनकर तुमको लग रहा होगा कि डार्क रिलीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि वो है भी। एज ऑफ कोर्स भाई सारी की सारी केके गेनकाइज काफी ज्यादा क्रेजी हैं, बट स्टिल डार्क रिलीज के अपने काफी सारे लिमिटेशंस हैं। ऑफ कोर्स हिरोकू डार्क रिलीज का यूज करके लिटरली अपने अपोनेंट का सारा चक्रा एब्सॉर्ब करके उसे मार सकता है। बट ये सबसे ज्यादा नॉर्मल निंजास पर ही काम करता है। किसी भी हाई लेवल जोनिन का पूरा चक्रा एब्सॉर्ब करने में हिरोकू को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड
एंड अगर उसका अपोनेंट नारुतो हो जो कि मूवी में था, तो हिरोकु भैया महीनों तक नारुतो का चाकरा ही अब्सॉर्ब करते रहेंगे, इस उम्मीद में कि नारुतो एक बार भी रासेंगन यूज ना करे। एज डार्क एज में लिटरली ग्लिच आ जाती है अगर कोई भी निंजा चाकरा के शेप को चेंज करके अटैक करे तो। बेसिकली रासेंगन, शूरिकेन, चिदोरी एंड ऐसे बहुत सारे अटैक्स हैं जिनका यूज करके हिरोकु की गुद्दी काफी ज्यादा इजीली चटकाई जा सकती है। एंड इसी रीजन की वजह से डार्क रिलीज नंबर 20 पर आती है। सो नेक्स्ट नंबर 19 पर आती है इबुरी क्लैन की केके गेनकाई, जिसे तुम सिंपल वर्ड्स में स्मोक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये इबुरी क्लैन वाले कौन है? वेल, इबुरी क्लैन एक काफी ज्यादा रिलेटिवली अननोन क्लैन है जो कि ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हुए थे। वो लोग बेसिकली ओरोचिमारू के लिए काम करते थे एंड उनकी पावर्स को ओरोचिमारू अपनी रिसर्च के लिए यूज करता था। इबुरी क्लैन की हिस्ट्री काफी ज्यादा ट्रैजिक है बट उनकी केके गेनकाई बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो इबुरी क्लैन की केके गेनकाई उन्हें अलाउ करती है कि वो अपनी बॉडीज को कंप्लीटली या फिर पार्शियली स्मोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है, बॉडी को स्मोक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा क्या स्पेशल है? वेल, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले है इंटेंजिबिलिटी। जब वो अपने स्मोक वाले फॉर्म में होते हैं तब उन पर किसी भी तरह के फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर कोई इबुरी क्लैन के किसी बंदे को पंच मारेगा तो वो सीधा उस बंदे के आर पार निकल जाएगा। एंड आई गेस ऐसी एबिलिटी हमने पहले किसी बंदे के पास देख रखी है। मेरी ऑडियंस काफी ज्यादा समझदार है तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने गेस कर लिया होगा, बट एनीवेज मैं बात कर रहा हूँ ओबीतो उचिहा की, जिसे बाय द वे उसकी इंटेंजिबिलिटी की वजह से ही हैकर बुलाया जाता है। एंड भाई, अब मेरे को तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि काउमुई कितनी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है, इसलिए इस इंटेंजिबिलिटी वाले फैक्टर के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं। एज स्मोक केके गेनकाई के और भी काफी सारे यूजेस हैं, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन। नारुतो यूनिवर्स में हम सबको पता है कि निंजास एग्जिस्ट करते हैं एंड निंजास को काफी बार अलग अलग जगहों पर घुसकर इंफॉर्मेशन या फिर स्क्रोल्स वगैरह को चुरा कर लाना होता है एंड इन्फिल्ट्रेशन के लिए ये केके गेनकाई ऑलमोस्ट परफेक्ट है। सो अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये इबुरी क्लैन वाले बंदों के पास ऑलमोस्ट उनकी खुद की कामुई है। एंड अगर तुम लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं तो तुमको पता ही होगा कि कामुई नारुतो की मोस्ट ब्रोकन एबिलिटीज की लिस्ट में डेफिनेटली आती है। मैं बात कर रहा हूँ इताची की सुकियोमी, वुडरीज, निगान वगैरह की। कामुई उस लेवल की चीज है। राइटर्स को लिटरली ओबीतो को नर्फ करना पड़ा था एंड उससे उसकी कामुई लेनी पड़ी थी, इतनी ज्यादा क्रेजी एबिलिटी थी कामुई। बट स्टिल फिर भी इबुरी क्लैन की केके गेनकाई हमारी लिस्ट में इतने नीचे क्यों आती है? वेल, इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा सिंपल है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से टिमारी की किसी इबुरी क्लैन वाले बंदे से फाइट हो जाती है, तो उसने टिमारी को देखकर ये कह दिया कि हिनाता उससे अच्छी दिखती है, जिसकी वजह से टिमारी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड वो इबुरी क्लैन वाले बंदे में पंच मारने की कोशिश करती है एंड ऑफ कोर्स उसका हाथ उस बंदे के आर पार निकल जाएगा उसकी केके गेनकाई की वजह से। एंड अब हमारे इबुरी क्लैन वाले बंदे को भी गुस्सा आ जाती है एंड वो बहुत जोर से चिल्लाता है, हिनाता के तेज से बहुत ज्यादा बड़े हैं क्लैन एंड मोटिव्स। एंड इतना बोलकर वो अपनी पूरी बॉडी को स्मोक में कन्वर्ट कर लेता है टिमारी को चोक करने के लिए। बट टिमारी अपना पंखा निकाल लेती है एंड जिससे पहले वो अपने विंड स्टाइल jutsu का यूज कर पाती, उससे पहले ये काफी ज्यादा तेज हवा का झोंका आता है एंड इबुरी क्लैन वाले बंदे का हो जाता है गेम ओवर। आई होप तुमको इस वाली स्टोरी से क्लियर हो गया होगा कि इबुरी क्लैन की केके गेनकाई नंबर 19 पर क्यों है। सो नंबर 18 पर आती है रिनहास की केके गेनकाई एंड बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि तुम्हें रिनहास का नाम भी नहीं सुना होगा, एज वो मांगा एंड एनिमे में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो स्पेसिफिकली नारुतो के एक गेम का कैरेक्टर है, बट एज मैंने कहा था कि हम यहाँ पर सारी केके गेनकाई को कवर करेंगे, इसलिए आई विल कीप माई प्रॉमिस। रिनहास की केके गेनकाई अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। अगर वो किसी का भी चाकरा एब्जॉर्ब करता है तो वो उसकी मेमोरीज एंड इवन उसकी अपीयरेंस को भी कॉपी कर सकता है। तुम कह सकते हो ये टेक्निक बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन jutsu का अपग्रेडेड वर्जन है। एंड अगेन रिनहास नारुतो के एक गेम में था, इसलिए उसकी केके गेनकाई के बारे में डेटा बुक्स में कुछ भी मेंशन नहीं है। बट अगर मैं गेस करने जाऊं तो उसकी केके गेनकाई यिंग एंड यांग रिलीज से बनती होगी। ये कोई फैक्ट्स नहीं है, बट अगर तुम्हें पे भरोसा है तो तुम इसे बिलीव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी लिस्ट पर नंबर 17 पर है ryuzetsu की केके गेनकाई एंड अगेन इसके बारे में भी काफी सारे लोगों को कुछ भी पता नहीं होगा, एज ये नारुतो की एक नॉन कैनन मूवी का कैरेक्टर था। अगर ryuzetsu की केके गेनकाई के बारे में बात करें तो उसकी केके गेनकाई का नाम है रीइंकार्नेशन टेक्निक। स्पेसिफिकली कहूं तो ड्रैगन लाइफ रीइंकार्नेशन टेक्निक। ये टेक्निक बेसिकली वही काम करती है जो कि ग्रैनी चियो ने नारुतो के साथ किया था, बैंग बैंग।
आई मीन ryuzetsu अपनी लाइफ फोर्स का यूज करके किसी भी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सकता है। आई मीन कर सकता था, मूवी में मर गया वो, एज वो इस टेक्निक को सिर्फ एक बार यूज कर सकता था। एंड उसने अपनी ये टेक्निक नारुतो के ऊपर ही यूज की थी। भाई मेरे को कभी कभी लगता है आइजन ज्यादा ही ओवर हाइप्ड है, असली मैनिपुलेटर तो नारुतो है। लिटरली भाई नारुतो को 2 लोगों ने दोबारा जिंदा किया है, वो भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके। सो नंबर 16 पर आती है एक्सप्लोजन रिलीज। एंड एक्सप्लोजन रिलीज का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले देदर आया होगा ऑफ कोर्स। बट देदरा को हम एक्सप्लोजन रिलीज का रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर नहीं कर सकते हैं, एज देदरा के पास ऑफ कोर्स एक्सप्लोजन रिलीज तो थी, बट उसके पास एक बहुत ज्यादा फॉरबिडन एंड स्पेशल किंजुत्सु भी था, जिसकी वजह से उसके हाथों पर एंड छाती पर मुंह थे। एंड अगर हमें सिर्फ एक्सप्लोजन रिलीज की बात करनी है तो एक दूसरा निंजा गारी एक्सप्लोजन रिलीज का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। एज हमको पता है कि हिडन रॉक विलेज में और भी एक्सप्लोजन रिलीज को यूज करने वाले निंजास हैं, बट एनिमे में हमें सिर्फ गारी को ही दिखाया गया है। एंड उसका एक्सप्लोजन रिलीज को यूज करने का तरीका देदरा से काफी ज्यादा डिफरेंट एंड काफी ज्यादा सिंपल है। गारी जब भी अपने मुक्के लात मारता है एंड जैसे ही उसके हाथ या फिर पैर उसके अपोनेंट से टच होते हैं तब एक बहुत जोर का एक्सप्लोजन होता है। एंड ऐसे करके एक्सप्लोजन रिलीज नॉर्मली काम करती है। एंड एक्सप्लोजन रिलीज की वजह से गारी का टाइजुत्सु भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बट नॉर्मल एक्सप्लोजन रिलीज की अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी लिमिट है कि गारी को अपने अपोनेंट्स को टच करना पड़ता है। एंड जितने भी हाई लेवल जोनिन्स एंड उसके ऊपर के निंजास होते हैं वो इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग तुम क्या ही कर सकते हो कि सामने वाला आकर तुम्हारे ऊपर मुक्के लात चलाएगा। एंड इसी रीजन की वजह से एक्सप्लोजन रिलीज लिस्ट में इतना ज्यादा नीचे है, एज जब तक तुम्हारे हाथों में मुंह नहीं हो तुम एक अच्छे बॉम्बर नहीं बन सकते हो। नंबर 15 पर आती है मड रिलीज, जिसे तुम लोगों ने अगेन एनिमे में नहीं देखा होगा, एज मड रिलीज का मेंशन सिर्फ नारुतो की लाइट नोवेल अकात्सुकी हिडन में हुआ है। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि मड रिलीज है क्या, एज ए काफी ज्यादा सिंपल केकेगेनकाई है। एंड तुम्हें नाम से समझ में आ गया होगा कि इस केकेगेनकाई की मदद से यूजर मड या फिर कीचर को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन सुनने में जितना ज्यादा सिंपल लग रहा है उतना भी नहीं है, एज इस केकेगेनकाई को काफी ज्यादा अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है। मड रिलीज भी वुड रिलीज की तरह वाटर रिलीज एंड अर्थ रिलीज से बनती है। एंड इसी रीजन की वजह से सबको लगता था कि मड रिलीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है। एंड ये हिडान ने भी लाइट नोवेल में कहा था कि मड रिलीज जस्ट एक मिथ है, बट मड रिलीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। एंड उसका चाकरा कॉम्बिनेशन भी वुड रिलीज से सिमिलर है। ऑल्सो मड रिलीज अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल भी है। अकात्सुकी हिडन में एक मड रिलीज के यूजर ने काकुजु एंड हिडान को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर भी दी थी। मड रिलीज काफी हद तक गारा की सैंड की तरह वर्क करती है। उसका यूजर काफी सारी मड को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ऑल्सो मड रिलीज का यूजर मड से काफी ज्यादा बड़े बड़े गोलम्स एंड अपने क्लोन्स भी बना सकता है। एंड इन गोलम्स एंड क्लोन्स के पास एक काफी ज्यादा स्पेशल एबिलिटी भी होती है, ये अपने अपोनेंट को पकड़ के उसकी बॉडी में से पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वो निंजा डिहाइड्रेशन की वजह से ऑन स्पॉट मर जाएगा। ऑल्सो मड रिलीज की काफी ज्यादा क्रेजी एबिलिटी ये भी है कि मड रिलीज को यूज करके उसका यूजर आसपास काफी दूर दूर तक दलदल को फॉर्म कर सकता है, जो कि अगेन एक फाइट में मड रिलीज के यूजर को काफी ज्यादा एडवांटेज देता है। एंड इस सबसे तुमको समझ में आ गया होगा कि मड रिलीज के यूजर के अगेंस्ट में जमीन पर खड़े रह के फाइट कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। एज इमेजिन करो कोई एक निंजा अपना मस्त खड़ा हुआ है, तब एक गोलम अचानक से जमीन से निकलकर उसकी गुद्दी चटका सकता है। बट अगेन इस केकेगेनकाई की भी अपनी काफी सारी सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मड रिलीज को उसकी पूरी एफिशिएंसी पे यूज करने के लिए उसके यूजर का किसी वाटर बॉडी जैसे कि नदी वगैरह के पास होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज मड रिलीज के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, एंड अगर बैटलफील्ड पे पानी ही नहीं होगा तो उस निंजा को अपने चाकरा से वाटर को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि एक लंबी फाइट के लिए सूटेबल नहीं है। ऑल्सो जो भी कंस्ट्रक्ट मड रिलीज को यूज करके बनते हैं जैसे कि गोलम्स, वो काफी ज्यादा स्लो होते हैं। एंड ऑल्सो उन्हें फायर रिलीज का यूज करके काफी ज्यादा इजिली काउंटर भी किया जा सकता है। एंड हाँ, जैसा मैंने तुम्हें पानी के लिए बताया, मड रिलीज के लिए सैंड या फिर बेसिकली जमीन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अगर किसी मड रिलीज के यूजर की किस्सा में जैसे बंदे से फाइट हो जाती है जो कि पूरे के पूरे बैटलफील्ड को एक वाटर बॉडी में कन्वर्ट कर सकता है, तो मड रिलीज के यूजर को अर्थ रिलीज का यूज करके पहले सैंड को क्रिएट करना पड़ेगा, एंड फिर उससे मड रिलीज को करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा चाकरा कंज्यूमिंग चीज है। ऑल्सो अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मड रिलीज एक्सप्लोजन रिलीज से ऊपर कैसे है। वेल, अकात्सुकी की लाइट नोवेल में मड रिलीज के एक यूजर ने हिडान एंड काकुजु से फाइट करते टाइम एक पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था एक लैंडस्लाइड को क्रिएट करके। सो नंबर 14 पर आती है स्कॉर्च रिलीज। एंड अगर बात वन ऑन
ऑन फाइट की हो रही हो तो ये केके गेनकाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल केके गेनकाई बन जाती है। स्कॉर्च रिलीज को बेसिकली हिडन सैंड विलेज की एक लेजेंडरी कुनोइची पाकुरा यूज करती थी एंड भाई जब भी वो इसे यूज करती थी तब लिटरली बैटलफील्ड का टेम्परेचर ही बदल जाता था। जिन लोगों ने ब्लीच देख रखा है वो इसे थोड़ा बहुत हेड कैप्टन यामामोटो की बान कैसे रिलेट कर पाएंगे, बट भाई मैं यहाँ पर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम बिग 3 के सारे कैरेक्टर्स में से टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाओगे तो यामामोटो इजीली टॉप 10 की लिस्ट में आएगा एंड वैसे बाकी के 9 कैरेक्टर्स भी ब्लीच में से ही होंगे। एज भाई ब्लीच का पावर सिस्टम ही अलग लेवल पर वर्क करता है बट डेविएट नहीं होते हैं, अपने टॉपिक स्कॉर्च रिलीज पर वापस आते हैं। पाकुरा अपने चाकरा से सुपर हीटेड ऑब्स बनाती है एंड इन ऑब्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मैं बात कर रहा हूँ सन के सरफेस जितना ज्यादा। एंड जब ये ग्लोइंग ऑब्स किसी भी जिंदा चीज से टच होते हैं तो भाई सीन एकदम हॉरर मूवी जैसा हो जाता है। उस बंदे की बॉडी का सारा पानी इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाता है। एक सेकंड में एक पावरफुल निंजा सीधे एक मम्मी बन जाता है। एंड क्लैरिफाई करने के लिए मैं बता दूं कि मैं इजिप्ट वाली मम्मी की बात कर रहा हूं। एंड इसी रीजन की वजह से ये नारुतो की वन ऑफ द मोस्ट लीथल केके गेनकाइज में से एक है जो कि मजाक से हटके एक वन शॉट किल है। एंड हाँ, जिन लोगों ने नारुतो शिपुडेन पूरा देख रखा है एंड उनकी मेमोरी काफी ज्यादा अच्छी है तो वो लोग सोच रहे होंगे कि स्कॉर्च रिलीज इतना ज्यादा नीचे कैसे है। एज स्कॉर्च रिलीज सुनते ही उनके दिमाग में नारुतो एंड सास्के का कॉम्बिनेशन अटैक आया होगा जो कि उन्होंने मात्रा के अगेंस्ट में यूज किया था। इस चीज को मेरे को लगता नहीं कि मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत है, एज ये बिल्कुल देदरा वाले सीन की तरह है। एज दो लोगों के कॉम्बिनेशन अटैक को आई डोंट थिंक कि हम केके गेनकाई कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो नारुतो एंड सास्के का कॉम्बिनेशन अटैक केके गेनकाई की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा। बट एज एनिमे में उस अटैक को स्कॉर्च रिलीज करके बुलाया था, इसलिए मैं सोचा कि मैं ये क्लियर कर दूं। ऑल्सो इसी रीजन की वजह से गारी की ही तरह पाकुरा भी स्कॉर्च रिलीज की परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। अब तुमको लग रहा हो कि भाई इसके सामने कोई कैसे टिक सकता है, एज ये तो कंप्लीटली ब्रोकन केके गेनकाई है जिसका यूज करके लिटरली पाकुरा किसी को भी वन शॉट कर सकती है। जस्ट अगर उसका एक ऑर्ब किसी से भी टच हो गया तो इवन बड़े से बड़े होकागे के भी एल लग सकते हैं। बट एज एक ज्ञानी पुरुष श्री 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 इताची उचिहा जी ने कहा है, हर एक jutsu की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है एंड इस jutsu की वीकनेस है द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ मिनातो नामिकाजे। समझाता हूं कैसे। मिनातो के ऊपर बात करने से पहले स्कॉर्च रिलीज का सबसे ज्यादा बड़ा एंड सबसे ज्यादा ऑब्वियस काउंटर है पानी वाटर रिलीज। अगर कोई पावरफुल वाटर स्टाइल यूजर जैसे कि किसामे या फिर सेकंड होकागे तोबिरामा एक तगड़ा वाटर स्टाइल यूज कर दें तो वो पाकुरा के हीट ऑब्स को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एंड ये काफी ज्यादा ऑब्वियस था आई गेस। एंड अगर मिनातो वाली बात करें तो स्कॉर्च रिलीज की दूसरी बड़ी डिसएडवांटेज है स्पीड। एज ये एक प्रोजेक्टाइल बेस्ड अटैक है जिसका मतलब पाकुरा को अपने ऑब से तुमको हिट करना पड़ेगा एंड अगर उसका अपोनेंट मिनातो या फिर फोर्थ होकागे जैसा कोई बंदा है तो वो भाई पाकुरा के ऑब्स को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेंगे। जब तक पाकुरा अपने ऑब्स फेंकेगी तब तक मिनातो उसकी गुद्दी पे एक रासिंगन मार के वहां से जा भी चुका होगा। ऑल्सो इसकी लास्ट डिसएडवांटेज ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि स्कॉर्च रिलीज एक पूरे निंजास की यूनिट के सामने काफी ज्यादा कम इफेक्टिव है। एज पाकुरा एक टाइम पर लिमिटेड ही ऑब्स बना सकती है एंड अगर काफी सारे निंजास उसके ऊपर एक साथ अटैक कर दें तो उसके लिए फाइट काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। बट हाँ भाई, इन सारी लिमिटेशंस के बाद भी स्कॉर्च रिलीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। वन ऑन वन फाइट में अगर इसका एक भी अटैक कनेक्ट हो गया तो सामने वाला बंदा भले ही होकागे भी क्यों ना हो उसकी हालत काफी ज्यादा इजीली खराब हो जाएगी। इसीलिए पाकुरा को सैंड विलेज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल निंजा भी कंसिडर किया जाता है। नंबर 13 पर फाइनली आती है एक और मांगा कैनन केके गेनकाई जो कि है हमारे साउंड विलेज के निंजास साकान एंड ऊकान की केके गेनकाई। सो साकान एंड ऊकान की केके गेनकाई का ऑफिशियल नाम है सोमा नोको जिसका रफ ट्रांसलेशन होता है अटैक ऑफ द ट्विन डीमंस। एंड भाई ये इस केके गेनकाई के लिए परफेक्टली सूटेबल नाम है। ये केके गेनकाई इन दोनों भाइयों को अपनी बॉडीज को आपस में मॉलिक्यूलर लेवल पर मर्ज करने की एबिलिटी देती है। नॉर्मली साकान मेन बॉडी होता था एंड ऊकान उसके अंदर सो रहा होता था, बट फाइट के टाइम पर ऊकान जाग जाता था एंड फिर चीजें क्रेजी होना स्टार्ट हो जाती थी। ऊकान अपनी बॉडी पार्ट्स को जैसे कि हाथ या फिर पैर को साकान की बॉडी में से कहीं से भी निकाल सकता था। सोचो तुम एक बंदे से लड़ रहे हो एंड अचानक से उसके पेट में से एक एक्स्ट्रा हाथ निकल के तुम्हारे मुंह पर पंच मार देता है। एंड भाई साकान एंड ऊकान की कीबा वाली फाइट में कीबा का रिएक्शन देखकर ही हमें पता चल गया था कि कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस हो सकता है। इस केके गेनकाई का दूसरा यूज काफी ज्यादा सिंपल है। ऊकान पूरी तरह से साकान की बॉडी से अलग हो सकता था एंड वो दोनों एक नॉर्मल टीम की तरह फाइट कर सकते थे। अब तक तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये केके गेनकाई सुनने में कुछ ज्यादा क्रेजी तो लग नहीं रही। ऑल्सो ये साकान एंड ऊकान लिटरली कीबा से हार गए थे, वो भी एनिमे की स्टार्टिंग में। वेल इसी प्लॉट पॉइंट की वजह से हम इस केके गेनकाई का ट्रू पोटेंशियल कभी देख ही नहीं पाए। एज किशिमोटो सेंसे को साकान
एंड उकान को काफी ज्यादा नर्फ करना पड़ा, एज भाई इस केकेगेनकाई से लिटरली बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें करी जा सकती थी। मांगा में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि साकान एंड उकान के पास अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट कंट्रोल था। एनिमे में वो लोग बस एक दूसरे की बॉडी के अंदर घुसते हैं एंड फिर थोड़ा बहुत कीबा की बॉडी के अंदर घुसते हैं, जो कि सुनने में काफी ज्यादा डेंजरस लगता तो है, बट वो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते थे, जैसे अपनी बॉडी को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि ये चीज तो इबुरी क्लैन वाले भी कर सकते थे, बट उनकी केकेगेनकाई तो नंबर 19 पर है। वेल साकान एंड उकान के पास अपनी बॉडी का मॉलिक्यूलर लेवल पर कंट्रोल था, इसीलिए वो काफी ज्यादा इजीली अपनी बॉडी की डेंसिटी को चेंज एंड मैनिपुलेट कर सकते थे, जो कि उन्होंने एनिमे में करा भी था। उन्होंने अपनी बॉडी को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा था। बेसिकली साकान एंड उकान के पास इबुरी क्लैन वाले लोगों की भी केकेगेनकाई थी, बट उनकी केकेगेनकाई की जो एक डिसएडवांटेज थी वो साकान एंड उकान पर अप्लाई नहीं करती है। एंड प्लॉट की वजह से साकान एंड उकान कीबा से हार गए, वरना लिटरली एक सेकंड में से उनमें से किसी एक का भी हाथ लिटरली कीबा के दिल को पकड़ के स्क्वीज कर सकता था। बट एनिमे में वो कीबा की बॉडी के अंदर से अपना हाथ निकालकर कीबा को स्टैप करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। तुम इसको बस दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो साकान एंड उकान एक नंबर के गधेड़े थे, या फिर कीबा को प्लॉट आर्मर में रखा था। एंड ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ डिसाइड करने के लिए। नंबर 12 पर आती है ओरोचिमारू की पहली पसंद किमीमारू की केकेगेनकाई। सो किमीमारू की केकेगेनकाई का नाम था डेड बोन पल्स, जो कि सिर्फ कागुया क्लैन वाले बंदों में ही पाई जाती थी। एंड हाँ, कागुया क्लैन वाले लोग कागुया ओत्सुकी के ही वंशज थे, सो उनके पास इतनी ज्यादा पावरफुल केकेगेनकाई होना काफी इजीली सेंस बनाता है। बट कागुया क्लैन के हर एक बंदे के पास ये केकेगेनकाई नहीं थी, एंड इवन पूरे क्लैन में भी ये केकेगेनकाई काफी ज्यादा रेयर थी। ऑल्सो कागुया क्लैन के लोग खुद इस केकेगेनकाई से इतना ज्यादा डरते थे कि जिस भी क्लैन मेंबर के पास ये केकेगेनकाई होती थी वो उसे पकड़कर जेल में डाल देते थे। ये केकेगेनकाई किमीमारू को अपने पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देती थी, एंड वो अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से से किसी भी शेप में हड्डियों को निकाल सकता था। उसको स्वॉर्ड चाहिए, कोई बात नहीं, वो अपनी पूरी की पूरी स्पाइन को निकाल कर ही उसे स्वॉर्ड बना लेता था। उसे अगर दूर से अटैक करना है तो वो अपनी उंगलियों से ही हड्डियों को बुलेट्स की तरह शूट कर सकता था। अगर उसे डिफेंस चाहिए तो अपनी रिब से एक अल्ट्रा हार्ड केज बना सकता था, जिससे वो इवन गारा के अटैक्स तक को भी ब्लॉक कर पाया था। एंड भाई ऑफ कोर्स किमीमारू ने अकेले ही रॉक ली एंड गारा की गुद्दी चटका दी थी, एंड अगर वो तो रॉक ली को दारू नहीं मिली होती तो गारा एंड रॉक ली मिलकर भी किमीमारू को नहीं हरा पाते। ऑल्सो उस पूरी फाइट के टाइम पर किमीमारू अपने वीकेस्ट स्टेज पर था, एक मिस्टीरियस बीमारी की वजह से। उसकी बॉडी अपने आप में एक अल्टीमेट वेपन थी, इसलिए ओरोचिमारू उसके पीछे इतना ज्यादा पागल था। इवन वो अपनी हड्डियों की डेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकता था, वो उन्हें स्टील से भी ज्यादा हार्ड बना सकता था। एंड इसी एबिलिटी की वजह से उसके ताइजूत्सु मूव्स, जिनको वो डांसेस कहता था, इतने ज्यादा डेडली थे। उसके फाइनल डांस द डांस ऑफ ब्रेकनफर्न ने पूरी की पूरी बैटल फील्ड में जमीन से हड्डियां निकाल दी थी। अगर थोड़ा बहुत भी अजम्पशन का यूज किया जाए तो किमीमारू अपनी ओरिजिनल पावर के 10 to 20% पावर पर था जब उसने गारा एंड रॉकली से फाइट की थी, जो कि सुनने में ही कितना ज्यादा क्रेजी है। सो चलो फिर से लाइट नोवेल की केकेगेनकाई पर वापस आ जाते हैं। एज नंबर 11 पर है स्टील रिलीज, जिसे स्पेसिफिकली गारा की लाइट नोवेल में मेंशन किया गया था। जैसा कि नाम से सजेस्ट होता है, स्टील रिलीज एक ऐसी केकेगेनकाई है जो कि यूजर को अपनी बॉडी या फिर जो भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनको स्टील की तरह हार्ड बनाने की एबिलिटी देती है। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ एंड पैर लिटरली स्टील से बने हुए हैं। स्टील रिलीज के यूजर के पंचेस एंड किक्स की पावर इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उनका ताइजूत्सु भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तुम पूछोगे कि भाई ये बनती किन चाकरा नेचर से है, तो स्टील रिलीज बेसिकली अर्थ रिलीज और फायर रिलीज का मिक्सचर है। सो अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हिरोकु, वही विलन जिसके बारे में मैंने तुम्हें डार्क रिलीज समझाते टाइम बताया था, जो कि नारुतो शिपुडेन की मूवी विल ऑफ फायर में मेन विलन था। एज मैं तुम्हें डार्क रिलीज के बारे में बताते टाइम बताया था, हिरोकु के पास थी काइमेरा टेक्निक, जिससे वो दूसरे लोगों की केकेगेनकाई को चुरा सकता था। एंड ऐसे करके ही काइमेरा टेक्निक का यूज करके उसने स्टील रिलीज को भी चुरा लिया था। एनीवेज जब कोई स्टील रिलीज का यूजर अपनी बॉडी को स्टील में कन्वर्ट करता है तो वो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट हो जाता है फिजिकल अटैक्स के अगेंस्ट में। चिदोरी, रासिंगान जैसे अटैक्स उस पर उतना ज्यादा असर नहीं करेंगे जितने वो नॉर्मल निंजास पर करते हैं। ऑल्सो हिरोकु ने स्टील रिलीज का यूज करके मैसिव स्टील के स्ट्रक्चर्स एंड ब्लेड्स भी क्रिएट कर दिए थे, जिनसे वो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर सकता था। इमेजिन करो कि तुम एक निंजा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हो एंड तुम्हारे पंच मारने से पहले ही तुम्हारे हाथ के सामने एक शार्प स्टील का ऑब्जेक्ट आ जाता है। भाई सुनने में ही काफी ज्यादा टेरिफाइंग है ये। सो नंबर 10 पर आती है आइज रिलीज, एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे को आइज रिलीज के बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। एज जितना मेरे को याद है
है आइज रिलीज ही वो पहली केके गेनकाई थी जिसे हमें एनिमे में दिखाया गया था एंड बिना किसी डाउट के हाको ही बेस्ट आइज रिलीज की रिप्रेजेंटेटिव है। तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने की क्यों बोला है? वेल, क्योंकि मेरी थ्योरी है कि हाको एक लड़की थी एंड उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी, समथिंग लाइक दैट। बट अभी टॉपिक पर से ज्यादा नहीं भटकते हैं, एज मैं इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। सो आइज रिलीज बनती है वाटर रिलीज एंड विंड रिलीज के कॉम्बिनेशन से एंड आइज रिलीज एक ऐसी केके गेनकाई है जो यूजर को आइज क्रिएट एंड मैनिपुलेट करने की पावर देती है। आइज रिलीज की पावर का बेस्ट एग्जांपल है हाकू का सिग्नेचर jutsu डिमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल। ऑफ कोर्स भाई, नाम सुन के ही गूज़बम्स आ जाते हैं। इस jutsu में हाकू अपने अपोनेंट के चारों तरफ आइज मिरर्स का एक डोम बना देती है एंड एक बार अगर तुम इस डोम के अंदर फंस गए तो भाई गेम ओवर समझो। हाकू इन मिरर्स के अंदर हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकती थी, लिटरली लाइट की स्पीड से, एंड ऑल्सो वो हर एक मिरर से एक साथ अटैक भी कर सकती थी। सासके जिसके पास शारिंगान था वो भी हाकू की स्पीड को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। अगर सिर्फ रॉ मूविंग स्पीड के बारे में बात करें तो मिनातो के फ्लाइंग राइजिन के बाद लिटरली इसी jutsu का नाम आएगा। बट वो बात अलग है कि हाकू सिर्फ अपने डोम के अंदर ही इतनी स्पीड पर मूव कर सकती है, जबकि मिनातो लिटरली टेलीपोर्ट कर सकता है कहीं पर भी। ऑल्सो इसके अलावा भी आइज रिलीज बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। हाकू इससे वन हैंडेड सील का यूज करके डेडली आइज नीडल्स को क्रिएट कर सकती थी एंड डिफेंस के लिए आइज डोम्स एंड वॉल्स वगैरह भी बना सकती थी। बेसिकली अटैक, डिफेंस, ट्रैपिंग, आइज रिलीज सब में एक्सेल करती है। ऑल्सो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि लिटरली फर्स्ट केके गेनकाई थी जिसे हमें एनिमे में दिखाया गया, इसलिए इसके साथ भी वही साकान एंड ऊकान वाला सीन है। इस केके गेनकाई से बहुत कुछ किया जा सकता था बट वो एनिमे के प्लॉट के लिए सही नहीं था एंड तुम इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि हाकू कभी भी अपनी फुल पावर पर फाइट कर ही नहीं रही थी, एज वो नारुतो एंड सासके को जान से मारना नहीं चाहती थी। नंबर 9 पर है लावा रिलीज। सो लावा रिलीज एक ऐसी केके गेनकाई है जो कि यूजर को पिघले हुए पत्थर यानी लावा को क्रिएट एंड मैनिपुलेट करने की पावर देती है। मतलब तुम लिटरली जमीन को पिघलाकर अपने दुश्मन के ऊपर फेंक सकते हो। ऑल्सो लावा रिलीज बनती है फायर रिलीज एंड अर्थ रिलीज के कॉम्बिनेशन से। यूजर पहले अर्थ रिलीज से रॉक एंड मिट्टी को क्रिएट करता है एंड फिर फायर रिलीज की एक्सट्रीम हीट से उसे पिघला देता है एंड ये है तुम्हारी लावा रिलीज की परफेक्ट रेसिपी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लावा रिलीज के अलग अलग यूजर्स उसको अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं। जैसे मे टारुमी एसिडिक मड क्रिएट करती थी एंड कुरुत्सोची क्विक लाइम बनाती थी, जिससे बेसिकली ये प्रूव हो जाता है कि लावा रिलीज कितनी ज्यादा वर्सेटाइल है। एंड भाई लावा रिलीज की पावर्स का बेस्ट एग्जांपल है फिफ्थ मिजुकागे मे टारुमी। भाई क्या ही क्रेजी दिखती है यार। आई मीन मे का मेन वेपन सिर्फ लावा रिलीज है एंड यही स्टेटमेंट काफी है तुम्हें समझाने के लिए कि लावा रिलीज कितनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है। मे ने अपनी लावा रिलीज का यूज करके सासके के सुसानो तक को पिघला दिया था। सुसानो जिसको एब्सोल्यूट डिफेंस कहा जाता है, उसको मे ने बहुत ज्यादा आराम से पिघला दिया था। अब तुम कह सकते हो कि वो सुसानो रिब केज था, बट स्टिल नारुतो की रासेंगान से मादरा के सुसानो रिब केज पे एक स्क्रैच भी नहीं आया था। एक और काफी ज्यादा बंदा जो कि लावा रिलीज को यूज करता था वो था रोशी, फोर टेल्स का जिंजूरी की। वो अपने टेल भी सन गोकू की वजह से लावा रिलीज को यूज कर पाता था एंड वो अपने आप को लावा के क्लोक से कवर कर लेता था, जिसकी वजह से उसे टच कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। इवन किसामे ने भी एडमिट किया था कि रोशी को हरा पाना कितना ज्यादा मुश्किल था, जबकि किसामे के पास रोशी की केके गेनकाई का स्ट्रेट अप काउंटर था। तब भी किसामे जैसे दानव को रोशी को हराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। नंबर 8 पर है बॉयल रिलीज एंड तुम्हें नाम से क्लियर हो गया होगा कि इस केके गेनकाई की मदद से तुम स्टीम को क्रिएट एंड मैनिपुलेट कर सकते हो एंड ये बेसिकली वाटर एंड फायर चाकरा रिलीजेस का मिक्सचर है। ऑल्सो लावा रिलीज की तरह बॉयल रिलीज का भी हर एक यूजर बॉयल रिलीज को अपने तरीके से यूज करता है। अगर मे टारुमी की ही बात करें, क्योंकि वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, तो मे के पास दोनों लावा एंड बॉयल रिलीज थे, जो कि क्रेजी बात है पहले तो। एनीवेज मे अपने मुंह से बहुत सारी स्टीम निकाल सकती थी एंड उसकी लावा की ही तरह उसकी स्टीम भी एसिडिक होती है, जिसकी एसिडिटी को वो कंट्रोल भी कर सकती थी। एंड मांगा में स्पेसिफिकली मेंशन है कि मे अपने फॉग को इतना ज्यादा एसिडिक बना सकती है कि उसकी स्टीम के कांटेक्ट में जो कुछ भी आए वो कुछ ही सेकंड में मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पर मैं एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, एज मैं तुम्हें बताया था कि मे लिटरली सुसानो तक को मेल्ट कर दिया था। रोशी की ही तरह फाइव टेल्स का जिंजूरी की हान भी अपने टेल बीस की मदद से स्टीम या फिर बॉयल रिलीज को यूज कर सकता है। हान स्टीम रिलीज की मदद से अपने चाकरा को एक्सट्रीम टेम्परेचर तक ले जाता है एंड
अगर तुमने फिजिक्स पढ़ रखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि स्टीम में कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एंड हान इसी एनर्जी का यूज करके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्पीड पर मूव कर सकता था, जिसकी वजह से उसके अटैक्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अपनी इसी एबिलिटी की मदद से हान को फास्टेस्ट ताइजूत्सु यूजर होने का टाइटल मिला था। एंड बाय द वे हान एंड माइट गे दोनों एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। हान के स्पीड के फीट्स तो हमने 4K निंजा वॉर में ही देख लिए थे, वो लिटरली केसीएम नारुतो की स्पीड को भी सरपास कर पा रहा था। इस सब से तुम्हें पता चल गया होगा कि बॉय रिलीज बहुत ज्यादा क्रेजी है, बट वो हमारी लिस्ट की 7th केके गेनकाई जितनी क्रेजी नहीं है। एज नंबर 7 पर आती है जुओ के क्लैन की केके गेनकाई। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास जुओ के क्लैन के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमें इस केके गेनकाई के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ सास्के के टीममेट जुगो से ही मिलती है। बट जो इंफॉर्मेशन हमको पता है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। ओरोचिमारू ने अपना पूरा कर्समार्क का कॉन्सेप्ट जुगो की केके गेनकाई से ही उठाया था। जुगो की केके गेनकाई की वजह से जुगो की बॉडी पूरे टाइम नेचर चाकरा को एब्जॉर्ब करती रहती है, जिसकी वजह से जुगो के पास ऑलमोस्ट लिमिटलेस चाकरा है। इस केके गेनकाई का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सिमिलर है नारुतो के सेज मोड से। हमको पता है कि नारुतो एक परफेक्ट सेज है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एफिशिएंटली नेचर चाकरा को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता है। बट जुगो लिटरली एक परफेक्ट सेज से भी बेटर सेज है, बिना सेज मोड की ट्रेनिंग करे। एज सेज मोड को यूज करने के लिए यूजर को स्टिल रहना होता है। हाशिरामा अपने वुडन गोलम पर खड़ा रहता है सेज मोड यूज करते टाइम, एंड नारुतो अपने शैडो क्लोन से ये काम करवाता है। बट जुगो को इस सब की कुछ भी टेंशन ही नहीं है, एज उसकी केके गेनकाई उसकी पूरी बॉडी में कंटिन्यूअसली नेचर चाकरा को भरती रहती है। अपनी इसी केके गेनकाई की वजह से जुगो के पास कंप्लीटली लिमिटलेस चाकरा एंड कंप्लीटली लिमिटलेस स्टैमिना है। एंड इसकी सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि अगर जुगो कुछ ज्यादा ही नेचर चाकरा को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पागल होने लग जाता है। बट जब तक उसके दोस्त एंड एलाइज उससे दूर रहे तो ये भी एक जेन्युइन डिसएडवांटेज नहीं है। सो जब सास्के के दोस्त की बात चली रही है तो हम आ जाते हैं अपनी नंबर 6 केके गेनकाई के ऊपर, टाइफून रिलीज, जिसे स्पेसिफिकली सास्के की लाइट नोवेल में मेंशन किया गया है। उस लाइट नोवेल में एक बंदा एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है नोवाकी, जो कि टाइफून रिलीज को यूज कर सकता है। यह एबिलिटी नोवाकी को मैसिव एंड डिस्ट्रक्टिव टाइफून्स यानी कि तूफान को क्रिएट एंड कंट्रोल करने की पावर देती है। नोवाकी बेसिकली वो टिमारी के समन वाली गिलहरी की तरह है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल एंड वायलेंट विंड स्टाइल अटैक्स को यूज कर सकता है। एंड ये टाइफून्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि लाइट नोवेल में नोवाकी ने एक पूरे आइलैंड को अपने टाइफून से कवर कर लिया था। ऑल्सो उसी चैप्टर में नोवाकी की सास्के से भी फाइट होती है, जहां पर उसका टाइफून लिटरली सास्के के फुल बॉडी सुसानो के साइज का था। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने टॉप 5 में, एंड नंबर 5 पर है स्टॉर्म रिलीज। स्टॉर्म रिलीज बेसिकली वाटर एंड लाइटनिंग रिलीज का कॉम्बिनेशन है, एंड बहुत सारे रीजंस की वजह से स्टॉर्म रिलीज हमारी लिस्ट पर इतनी ज्यादा ऊपर है। बट सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है कि स्टॉर्म रिलीज बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। स्टॉर्म रिलीज का सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है डारुई, जो कि स्टॉर्म रिलीज का यूज करके लाइटनिंग सर्कस नाम की एक टेक्निक को यूज करता है। एंड इस टेक्निक की मदद से डारुई एसिड लाइटनिंग बना पाता है, जो कि वाटर की तरह फ्लो कर सकती है। बेसिकली डारुई की लाइटनिंग तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हारा पीछा कर सकती है, एंड तुम्हारे ऊपर किसी भी एंगल से अटैक कर सकती है। ऑल्सो एज स्टॉर्म रिलीज दोनों वाटर एंड लाइटनिंग रिलीज का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए स्टॉर्म रिलीज की लाइटनिंग की पावर नॉर्मल लाइटनिंग रिलीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। एक और लाइटनिंग रिलीज का यूजर जिसके बारे में हमें पता है वो है मादरा उचिहा। एंड भाई अगर किसी टेक्निक को मादरा यूज कर रहा है तो वो पावरफुल तो होगी ही। मादरा स्टॉर्म रिलीज को काफी ज्यादा अलग तरीके से यूज करता है। वो स्टॉर्म रिलीज का यूज करके अपने मुंह से एक लेजर बीम छोड़ता है, एंड भाई ये लेजर बीम ऑफ कोर्स लाइट की स्पीड से मूव करती है, एंड ऑल्सो ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये ट्रुथ सीकिंग ऑप्स को भी बीच में से काट सकती है। हम यहाँ पर केके गेनकाई की बात कर रहे हैं, जो कि 2 चाकरा रिलीजेस के कॉम्बिनेशन से बनती है, बट ट्रुथ सीकिंग ऑप्स एक्चुअल में केके मोरा होते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ट्रुथ सीकिंग ऑप्स सारे के सारे नेचर रिलीज एंड यिंग यांग का कॉम्बिनेशन होते हैं, एंड हाइपोथेटिकली उनको डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल होना चाहिए। बट एज मादरा स्टॉर्म रिलीज को यूज करते टाइम अपना सेज वाला चाकरा भी यूज कर रहा था, इसलिए उसने लिटरली ट्रुथ सीकिंग ऑप को बीच में से काट डाला था। ऑल्सो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मादरा के मुंह से निकली हुई बीम लिटरली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, इसलिए अगर तुम्हें उसे डॉज करना है तो तुम्हारी रिएक्शन स्पीड ज्यादा नहीं बस लाइट की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे पास कोई हैक होना चाहिए जिसे तुम टाइम को स्लो कर सकते हो, जो कि आई डोंट थिंक नारुतो में किसी के भी पास है। एनीवेज नंबर 4 पर आती है एक एनिमे ओनली केके गेनकाई क्रिस्टल रिलीज। अब क्रिस्टल रिलीज अपने आप में काफी ज्यादा क्रेजी केके गेनकाई है, एज इस केके गेनकाई का यूजर अपने आसपास के किसी भी मैटर को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकता है, एंड ये क्रिस्टल अपने आप में बहुत
बहुत ज्यादा टफ होते हैं, इसलिए क्रिस्टल रिलीज के यूजर के ऊपर अपना अटैक लैंड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एज वो लिटरली हवा में से क्रिस्टल्स को निकाल सकते हैं एंड ये क्रिस्टल तुम्हारे किसी भी अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो क्रिस्टल रिलीज के यूजर्स इंसानों को भी क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड जब तक वो यूजर अपनी क्रिस्टल रिलीज का यूज करके अपनी क्रिस्टल्स को नहीं हटाता है तब तक उस क्रिस्टल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। एज अगर कोई तुम्हें उस क्रिस्टल से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्रिस्टल टूट जाएगा, जिसके साथ साथ उस इंसान के भी छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। एंड क्रिस्टल रिलीज की अपने आप में सिर्फ एक ही वीकनेस है जो कि है लाइटनिंग रिलीज एंड बाकी सारे निंजास जिनको लाइटनिंग स्टाइल jutsus नहीं आते हैं उनके लिए लिटरली क्रिस्टल रिलीज एक नाइटमेयर से कम नहीं है। एनीवेज नंबर 3 पर आती है मैग्नेट रिलीज। सो मैग्नेट रिलीज एक ऐसी गेनकाई है जो कि यूजर को अपने चाकरा को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की पावर देती है। इससे वो ऐसी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड एंड यहाँ तक सैंड जिसमें मैग्नेटिक मिनरल्स पाए जाते हैं। मैग्नेट रिलीज के दो बेस्ट एग्जांपल हैं दी थर्ड काज़ेकागी जिन्हें सैंड रिलीज का सबसे पावरफुल काज़ेकागी माना जाता था एंड गारा का बेटा शिनकी, एज ये दोनों ही आयरन सैंड का यूज कर सकते हैं। गारा के पापा रासा भी मैग्नेट रिलीज का यूज करते थे बट वो अपनी गोल्डन डस्ट का यूज करते थे जो कि मेरे लिए सेंस नहीं बनाता है, एज गोल्ड मैग्नेटिक नहीं होता है। जितनी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है उसके हिसाब से गोल्ड से वो सिर्फ तभी मैग्नेटिक होता है जब वो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हो एंड रासा की गोल्ड डस्ट के साथ ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। बट अपने टॉपिक से ज्यादा नहीं भटकते हैं एंड आयरन सैंड के ऊपर बात करते हैं, एज काफी ज्यादा एविडेंटली वो रासा की गोल्ड डस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है। सो बोरुटो में हमने गारा के बेटे शिनकी को आयरन सैंड का यूज करते हुए देखा था एंड वो अपनी आयरन सैंड से अपने लिए क्लोक बना लेता है, इसलिए अगर तुम उसके ऊपर कहीं से भी अटैक करते हो तो वो उसे काफी ज्यादा इजीली डिफेंड कर सकता है, एज उसके पास लिटरली आयरन डिफेंस है। बट थर्ड काज़ेकागे एंड शिनकी ही मैग्नेट रिलीज के यूजर नहीं है, इवन गारा भी मैग्नेट रिलीज को ही यूज करता है। जो एबिलिटी उसको उसके टेल बीस की वजह से मिलती है वही रोशी एंड हान वाला सीन है गारा के साथ भी। एंड गारा की पावर्स के बारे में तो हमें पता ही है, वो पूरी की पूरी बैटल फील्ड्स को सैंड से कवर कर सकता था। ऑल्सो उसके पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीलिंग jutsu है पूरे नारुतो यूनिवर्स का, उसका वही सीलिंग वाला पिरामिड जिससे उसने मात्रा को सील करने की कोशिश की थी। बट भाई वो मात्रा था बट स्टिल कुछ सेकंड्स के लिए भी मात्रा को सील करके रख पाना कोई छोटी बात तो नहीं है। ऑल्सो गारा की तो हमें बहुत सारे फीट्स पता ही हैं जिनमें से सबसे ज्यादा आइकॉनिक है उसका वो मीटियोर रोकने वाला फीट जिसमें इनोकी ने उसकी मदद की थी, बट स्टिल एक मीटियोर को रोक पाना अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी बात है यार। ऑल्सो मैं तुम लोगों का एक डाउट भी और क्लियर कर देता हूँ कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि मात्रा की जो लाइट बीम थी उसे मोस्ट प्रोबेबली गारा भी डॉज नहीं कर पाता। सेम गोज फॉर वो क्रिस्टल रिलीज वाली लड़की। बट हम यहाँ पर क्या गेनकाई इसको रैंक कर रहे हैं, jutsus को नहीं। एंड मात्रा कोई नॉर्मल jutsu भी यूज करता है तो वो अपने आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है उसका फायरबॉल jutsu। इसीलिए मैं क्या गेनकाई इसको उनकी यूटिलिटी के ऊपर रैंक कर रहा हूँ। एज लेट से अगर मात्रा के पास मैग्नेट रिलीज होती तो भाई वो कुछ क्रेजी ही कर देता, वो अर्थ की मैग्नेट फील्ड्स वगैरह के साथ कुछ भी कर देता। आई होप तुमको समझ में आ गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मात्रा का jutsu इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसे मात्रा यूज कर रहा है, ना कि इसलिए क्योंकि उसकी क्या गेनकाई दूसरी क्या गेनकाई से बेटर है। सो मात्रा के बारे में इतनी बात कर ही ली है तो फिर अब हाशिनामा के ऊपर भी बात कर लेते हैं। एज नंबर 2 पर है वुड रिलीज। देखो यार वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे को वुड रिलीज के बारे में तो मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत है। बट स्टिल अब तक सबसे ज्यादा पावरफुल एंड प्रोमिनेंट वुड स्टाइल का यूजर जो हमने देखा है वो ऑफ कोर्स है हाशिरामा सेंजू। हाशिरामा को लोग गॉड ऑफ शिनोबीज बुलाते थे एंड ये टाइटल पता नहीं क्यों हिरुजन को भी मिल रखा है। हिरुजन काफी ज्यादा पावरफुल था स्पेशली उसके प्राइम में जो कि हमने कभी देखा नहीं, बट हाशिरामा अपने अलग ही लेवल पर था यार। सो मैं कुछ फैक्ट्स तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वुड रिलीज इस लिस्ट में इतनी ज्यादा ऊपर क्यों है। हाशिरामा ने अपनी वुड रिलीज का यूज करके लिटरली एक वुड से बना हुआ गॉड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया था जिसका यूज करके उसने माद्रा एंड कुरामा दोनों को एक साथ पेल दिया था। ऑल्सो हाशिरामा की वुड स्टाइल काफी ज्यादा वर्सेटाइल भी है एज वो डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस जैसे jutsus को भी यूज कर सकता था जिससे पूरी की पूरी बैटल फील्ड का नक्शा ही चेंज हो जाता था। वुड रिलीज की काफी ज्यादा क्रेजी एबिलिटी ये है कि वो टेल्ड बीस्ट के चाकरा को भी सप्रेस कर सकती है। ऑल्सो जब हम हाशिरामा की बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें एक फन फैक्ट भी बता देता हूँ। कोनोहा को विलेज हिडन इन द लीफ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि पूरे कोनोहा के अराउंड काफी ज्यादा दूर दूर तक जंगल एग्जिस्ट करते हैं एंड वो पूरे के पूरे जंगल हाशिरामा ने अपनी वुड रिलीज का यूज करके क्रिएट किए थे। एंड हाँ ऑल्सो हाशिरामा ने 8 टेल्ड बीस्ट को पोकेमोन्स की तरह पकड़ लिया था, इवन कुरामा को भी। ऑल्सो फोर्थ गेट निंजा वॉर के टाइम पर हमने हाशिरामा का एक वीकर वर्जन देखा था, स्टिल उसने 10 टेल्स को भी काफी ज्यादा टाइम तक रोक के रखा था। सो वीडियो
के स्टार्ट होने से पहले ही मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही गैस किया होगा कि वुड रिलीज नंबर 1 पर होगी। एंड इसलिए अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी केके गेनकाई है जो कि हाशिरामा की वुड रिलीज से भी ज्यादा पावरफुल है। वेल, नंबर 1 पर है कुरामा क्लैन की केके गेनकाई। कुरामा क्लैन कोनोहा में ही रहने वाला एक क्लैन है जो कि अपने गेंजूत्सु में काफी ज्यादा एक्सेल करता है। बट कई सेंचुरीज बाद कुरामा क्लैन में एक प्रोडिजी पैदा होता है जिसके पास होती है कुरामा क्लैन की केके गेनकाई। एंड इस प्रोडिजी का गेंजूत्सु इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो गेंजूत्सु को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर तुमने मेरी कोई भी इताची से रिलेटेड वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि सुकियोमी नारुतो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल गेंजूत्सु है। वेल, आज मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करता हूं। सुकियोमी कुरामा क्लैन के गेंजूत्सु के आगे कुछ भी नहीं है ब्रो। सुकियोमी को मैं हमेशा इतना ज्यादा ऊपर इसलिए रखता हूं क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि सुकियोमी वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी होता है उसके रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। बट कुरामा क्लैन का ये गेंजूत्सु लिटरली रियलिटी को ही बेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से ककाशी सेंसे की किसी कुरामा क्लैन की प्रोडिजी से बहस हो जाती है एंड भाई जिससे पहले ककाशी सेंसे कुछ भी कर पाएंगे, कुरामा क्लैन का वो बंदा लिटरली ककाशी सेंसे को किसी जानवर में भी कन्वर्ट कर सकता है। हमने इसके गेनकाई की सिर्फ एक ही यूजर देखी है जिसका नाम था इकुमा। इकुमा ने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें लाइटनिंग हुकागे ऑफिस के ऊपर गिरती है एंड कुछ सेकंड्स के बाद ही वो ड्राइंग रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका मतलब उसने पूरे के पूरे कोनोहा के ऊपर एक साथ ही गेंजूत्सु कास्ट कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिट सुकियोमी का ही इफेक्ट रेडियस इस गेंजूत्सु से बड़ा है। आई मीन अगर इकुमा 4th की निंजा वॉर में फाइट करती तो माद्रा का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। वो लिटरली उसे इरेज कर सकती थी। इस केके गेनकाई का एक साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर रहता है एंड तुम जितना ज्यादा अपनी केके गेनकाई को यूज करते रहोगे वो तुम्हारे ऊपर उतना ज्यादा कंट्रोल ले लेगा। बट भाई बिना किसी डाउट के ये स्ट्रॉन्गेस्ट केके गेनकाई है। इस वीडियो में मैंने तुम्हें जितने भी लोगों के बारे में बताया है, हाशिरामा, माद्रा, कुरामा, रोशी, हान, गारा, तुम सबकी इकुमा से फाइट करवा दो एंड उसे 2-3 मिनट दे दो अपनी ड्राइंग बनाने के लिए एंड वो सबका एक साथ गेम बजा देगी। सो इसी के साथ हमने रैंक कर दी है सारी की सारी केके गेनकाइज। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर देना। एज भाई इतनी ज्यादा लंबी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें मेरी एक वीडियो देखनी है जहां पर मैंने आकाशी के हर एक मेंबर को रैंक किया है तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो सके तो मुझे तेरे सीने में बसा, फिर देख कैसे मिलियन लाना खेल बन जाएगा। ये गाने मेरे रोक देंगे लगा के कोई स्कीम, फॉरगेट अब मैं फिर एक नया लेके आ जाएगा। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं गोकू हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो गावे हमें हाँ जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती